इसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन का वो है, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बना। आप भाईचारा बनाने अमेरिका तक पहुंच जा रहे हैं। एक वर्ग को जो इस बात का टेंडर लेके घूम रहा है कि हम ही इस देश में प्रबुद्ध है, वो वाला प्रबुद्ध नहीं है। देखिए, बहुजन समाज खुद में एक विशालकाय स्वरूप, इसमें भाईचारा बनेगा तो सिर्फ अस्तित्व नहीं बचेगा, सत्ता आपके हाथ में आएगी। जातिगत जनगणना की आवश्यकता, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू कराना। अभी तो मैं मंडल जा रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद जिलों में जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद विधानसभा में जाऊंगा। अब अपनी पूरा जो एनर्जी है वो इसी काम में और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगानी। जब आप सिख समाज के लोगों को कहते हैं कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये भी एक तरह का जो है संविधान के खिलाफ है कि भाई भगवान जो है वो कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली, फिर उसकी रक्षा का टेंडर भी लेके घूमते हैं। यही बिल अगर सिखों के खिलाफ आया होता, ईसाइयों के खिलाफ होता, तो भी मैं उतनी ताकत से खड़ा होता जितना हमने मुस्लिम भाइयों के लिए खड़ा। और मैं आपको आज कह रहा हूँ, जिस दिन हम पर ताकत होगी हम इसको रिवर्स करें। अपने घर में आग लग जाए, अपने को रोटी ना मिले, सब कुछ लुट जाए, लेकिन मुसलमान पिटता रहना चाहिए। ये सोच जो लंबे पिछले कुछ समय पैदा हुई, ये सोच बड़ी खतरनाक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि अपने बहुजन समाज के एजेंडे के दम पर शख्सियत बन चुके हैं। हाल में ही सहारनपुर, जो आपका गृह जिला भी है, वहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया पार्टी की तरफ से। हालांकि अभी तक प्रबुद्ध की परिभाषा कुछ और समझी जाती थी, लेकिन आपकी पार्टी ने कहा कि हम हर मंडल स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। ये कौन से प्रबुद्ध लोग हैं? क्या आप भी दूसरी राह पर चल पड़े क्या? तक मैं समझता हूँ, जिन महापुरुषों ने भारत को मानवता का रास्ता दिखाया है, अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीति से निकाला, वो सब प्रबुद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले महापुरुष थे। उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, यानी कि उन्हीं के अनुयायी ही प्रबुद्ध है। वो प्रबुद्ध नहीं जो एक पार्टी ने जिनका सम्मेलन करा के जो है एक वर्ग को जो इस बात का जो है टेंडर लेके घूम रहा है कि हम ही इस देश में प्रबुद्ध है, वो वाला प्रबुद्ध नहीं है। ये बहुजन समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको चिंता है कि जो आज का के हालात हैं उस हालात से हम कैसे निपटें, और अपने जो मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन, जो उनके बुरे दिन आ गए हैं बहुजन समाज के लोगों के, कमजोर वर्गों के लोगों के, उनके बुरे दिनों को अच्छे दिन में कैसे बदला जाए, ये इसी को आधार बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि भविष्य की तैयारियों के आधार पर प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। जो बिखराव है, जो सवाल, शंका, संकोच है, उसको खत्म करने के लिए गेट टुगेदर लोगों के बीच में जाके, और जो जिस तरह काम करना है, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि 10 को पुरानी पार्टी है, तो सालों पुरानी पार्टी के जो संकल्पित जो हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनको ट्रेंड करके किस तरह से वो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी होगा, जो सत्ता में पार्टियां हैं, उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इसी के लिए जो है प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। और ये 18 के 18 मंडलों में होंगे। 18 मंडलों में, पूरे 18 मंडलों में। एक हो चुका है, अब दूसरा जो है मेरठ में, वो 11 मई का है। इसके बाद लगातार सैटरडे संडे एक मंडल में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। वहाँ कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा, और भविष्य में कोई गुंजाइश जो है ऐसी ना बचे जिससे आज़ाद समाज पार्टी, जो अपना बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी तबका, उससे कोई दूरी ना बन जाए। उनसे सलाह भी ले रहे हैं, उनसे जो सवाल है वो भी ले रहे हैं, उनके सवालों को दूर भी कर रहे हैं, और उनके साथ जुड़ के, क्योंकि जिस समाज का बुद्धिजीवी तबका उस समाज के उस संघर्ष से दूरी बनाता है तो वो संघर्ष कामयाब नहीं होता। तो वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज को साथ लेके और उनके अनुभव के आधार पे, उनके जो है उनके मन में जो चिंताएं हैं उनको ध्यान में रख के, और जो विषय है, जो उसमें पहला ही विषय है वो है जातिगत जनगणना। पहला विषय, हाँ, जातिगत जनगणना की आवश्यकता, और फिर उसके साथ साथ मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू कराना, ये उसका पहला एजेंडा है। फिर उसके 3, 4, 5 और एजेंडे हैं, जिनमें संविधान की सुरक्षा और आरक्षण भी है, आरक्षण का विस्तार भी है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ भी एक संकल्प है कि उसके द्वारा कहीं से भी कोई गुंजाइश ना बचे कि लोकतंत्र की हत्या हो सके। उसमें निजी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों में SC, ST, OBC को आरक्षण का भी विषय है। उसमें जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है, और अभी भी
आज़ादी के 75 साल बाद भी जानवरों जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। और जो अत्याचार होते हैं, कास्ट बेस्ड जातिगत हिंसा, कभी बारात रोकना, कभी बेटियों पे अन्याय, कभी घर जलाना, कभी जमीन छीनना, कभी अधिकारी कर्मचारियों को दफ्तर में जो है जातिगत उत्पीड़न करना, कभी जो है उनको नीचा दिखाना, कभी ये जो अन्याय हो रहा है देश भर में, प्रदेश भर में, उस अन्याय को किस तरह से जो है रोका जाए, उन सब चीज़ों पे समाज को जागरूक करके, बहुजन समाज को, और भाईचारा बनाना है। इसका नाम प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा जो नाम है वो है अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। मैं इसी सवाल पर आ रहा था किसका अस्तित्व बचाना है और किससे भाईचारा बनाना है? देखिए, बहुजन समाज खुद में एक विशालकाय स्वरूप है। इसमें भाईचारा बनेगा तो सिर्फ अस्तित्व नहीं बचेगा, सत्ता आपके हाथ में आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब ये मास्टर की आपके हाथ में होगी तो जितनी परेशानी आपके पास है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, एक जागरूक भारत का नागरिक होने के कारण भी, और एक बहुजन समाज का सिपाही होने के कारण भी महापुरुषों के विचार, मैं गारंटी दे कहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, वो अपनी परेशानियों का ड्राफ्ट बना के मुझे दे दें और मेरी मदद करें, और अगले 3 साल में सत्ता आने के बाद उनकी एक एक समस्या की मैं गारंटी देता हूं कि हिसाब करके उनकी समस्या का समाधान करके उनके जो है दरवाजे तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर 2027 का बिगुल आपने फूंक दिया। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के कानून बन रहे हैं, जिस तरह का अन्याय हो रहा है, जिस तरह का धार्मिक जो आप समझिए जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो संविधान जिस बात को प्रिम्बल कहता है, और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25, 26, 27 जिस बात के लिए जो है जिस भावना के साथ खड़े हैं, उसको जब कुचला जा रहा है, तो अब मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको मैदान में आके तैयारी करनी चाहिए, और हर जिले जिले जाके, अभी तो मैं मंडल जा रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद जिलों में जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद विधानसभा में जाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा, स्वतः की बात कर रहा हूं, पार्टी तो अपना काम कर ही रही है, उस बात को ध्यान में रख के अब अपनी पूरा जो एनर्जी है वो इसी काम में और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगानी, जिससे तानाशाही सत्ता से, अहंकारी सत्ता का नाश हो, विनाश हो, और यहाँ बहुजन समाज के लोगों के हाथ में पावर आए। पुष्पा का एक डायलॉग है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। अभी तो हम एक प्रदेश की बात कर रहे थे कि इस तरीके से तैयारियां हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तैयारियां कुछ अलग ही तौर पे चल रही हैं। सोशल मीडिया पर मैंने एक प्रोग्राम देखा, शिकागो में अम्बेडकरवादी लोग, अम्बेडकराइट लोग आपको बुला रहे हैं। मुझे पता चला कि शायद आपका फॉरेन का दौरा भी है। तो विदेश जाने की क्या 8 तारीख से, बहुत पिछले 7-8 साल से उनका ये लगातार, उन्होंने मेरे पास इन्विटेशन भेजे कि आपको आना है, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं? हाँ, इन सब जगह से। और जब भी 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी वो लोग बनाते हैं, वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे पास बहुत बार इन्विटेशन भेजे। हालातों की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस बार हालात उपयुक्त हैं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, और 8 तारीख को मैं जाऊँगा, और लगभग 2 तारीख तक का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। इस बीच में टूर भी है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसको भी फाइनलाइज करना है, और कोशिश ये रहेगी कि वहाँ जो लोग हैं, जो वहाँ रहकर भी, इस देश से दूर जाकर भी बाबा साहब अम्बेडकर की फिलोसफी, बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को, और अन्य जो महापुरुष हैं, चाहे फूले साहब हों, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब हों, चाहे साहूजी महाराज हों, चाहे संत राम बी प्रजापति हो, या बाबू शिवदयाल चौरसिया हो, चाहे अपने दीना भाना वाल्मीकि साहब हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, मामना रामस्वरूप वर्मा हो, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, ये तमाम महापुरुष जो हमारे हैं, इनके जो विचार हैं, ये अमेरिका भी ले जाएंगे? नहीं, ये विचार अमेरिका में, तो अमेरिका, मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ अम्बेडकराइट हैं वहाँ ये विचार हैं, लेकिन इनकी जड़ें गहरी होकर, जो मैंने आपको पहले का अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बने, वो लोग भी अपना योगदान, जहाँ उनके परिवार और उस तरह से जहाँ उनके संबंध हैं, वहाँ तक भी ये विचार पहुँचे, और वो भी संकल्पित भाव से। आप देखिए, उनका संकल्प यहाँ से ज़्यादा है कि वो वहाँ रह के भी इतने अच्छे कार्यक्रम, मैं आपको कार्यक्रम की डिटेल्स भेजूंगा, जब कार्यक्रम हो जाएंगे उनकी फोटो वीडियो भेजूंगा, आप देखना। मैं पिछली बार जब ऑस्ट्रिया और इटली गया था, वहाँ पर भी कितने शानदार कार्यक्रम, मैं सोच नहीं सकता था। बिल्कुल। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि उसको सबको जो है कलेक्ट करके लेके आऊँगा, और उसको यहाँ जारी करूंगा कि जो भाव यहाँ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कर्ज हम सब पे है, बिल्कुल, फूले साहब का कर्ज हम सब पे है, तो उस कर्ज का भाव वहाँ कितना गहरा है। और वहाँ जैसे कनाडा ने जो है 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित की है अपने यहाँ हॉलीडे,
तो आप ये समझिए कि वो उस विचार से कितने देश दुनिया के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जयंती समारोह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अभी आपसे बातचीत करते हुए मुझे एक चीज अचानक से याद आ गई कि एक वो दौर था, शायद आपने चर्चा भी की थी कि पासपोर्ट नहीं बना रहे थे आपका, ठीक है, और ये शायद बाबा साहब के उस संविधान की ही ताकत है कि आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और अब आपको संसद सदस्य होने के नाते ही पार्लियामेंट खुद से पासपोर्ट दिया जाता है। मैं फिर इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और भारतीय संविधान का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के जो हितैषी हमारे साथ, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर ये व्यवस्था ना होती, अवसर ना होते संविधान के जरिए, तो शायद ये दिन मेरी लाइफ में नहीं आता। रही दूसरी बात, मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। मैंने कनाडा गवर्नमेंट के से भी वीजा की मांग की है। वहाँ 28 तारीख में 28 में इलेक्शन है और मुझे किसी ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले इतने लोग रहते हैं कि सरकार का ये मत है कि अगर चंद्रशेखर यहाँ आएंगे तो उनका इलेक्शन प्रभावित हो सकता है, तो वो आपको कनाडा तक डर पहुंच गया, वीजा नहीं देंगे। मैं तो सोच रहा था यूपी सरकार ने अभी रोकने की कोशिश की, लेकिन कनाडा में भी रोका। यूपी सरकार अच्छी सरकार है। वो जैसे एक नारा एक समय आया था, गरीबी हटाओ, तो वो गरीबी तो हटी नहीं, तो गरीबों को हटाओ, गरीब हटाते रहे। तो इसी तरह से यूपी सरकार भी जैसे कोई परेशानी अपनी बताता तो वो परेशानी नहीं खत्म करती, उस व्यक्ति का ही इलाज कर देती है कि परेशानी वाला आदमी दोबारा उनके पास ना आए। कागजी कार्रवाई जो है बहुत अच्छी शानदार तरीके पूरी करती है उत्तर प्रदेश सरकार। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार का और उनके सभी मंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप भाईचारा बनाने अमेरिका तक पहुंच जा रहे हैं और एक अपना एक कॉमेडियन बाबा है, हालांकि चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को, पंथ निरपेक्ष स्वरूप को चैलेंज करते हुए कह रहा है कि हिंदू गांव बनाएंगे और गांव ऐसे मुफ्त में किसी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं देंगे। उसके लिए बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है वो बाबा। 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में, नाम आप समझी गए होंगे। तो आप उस हिंदू गांव के तो मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा इस दुकानदारी का हल भी, अंत भी तभी होगा कि जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अगर किसी एक धर्म के राष्ट्र बनाने की बात करना जब किसी एक समुदाय के लिए गलत है, तो वो दूसरे समुदाय के लिए भी उतना ही गलत है। सहमत हूं। जब आप सिख समाज के लोगों को कहते हैं कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि मुसलमान जो है वो तो भाई इस्लामिक स्टेट की बांग नकल कर दे, तो आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, मैं बिना राजनीतिक नफा नुकसान के, क्योंकि मैं संविधान की भावना का सम्मान करता हूं, तो ये भी एक तरह का जो है संविधान के खिलाफ बिल्कुल एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा षड्यंत्र है जिसको बेनकाब होना बहुत जरूरी है। पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं सुनता रहता हूँ, नजर रखता हूँ ना सब पे कि कोई क्या कर रहा है। हालांकि मेरी नजर उन पर जब से ज्यादा हुई जब से प्राइम मिनिस्टर उधर गए। तो आप समझिए कि वो इसीलिए गए थे। उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे धार्मिक जो हैं बाबा और गुरु उनसे नाराज हो गए कि जात पात खत्म करने की बात आप कर रहे हो, ये गलत है। तो फिर से उनके सुर बदले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जात पात विदाई नहीं होगी, जात पात में जो दम्भ है, जात पात में जो ऊंच नीचे, ये खत्म करना है। और ये महात्मा गांधी जी की मुझे याद आ रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कहा था कि महात्मा गांधी वैसे अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जाति व्यवस्था के भी समर्थक है और वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक है। यानी कि वो कहते हैं हम ऊंचे भी रहेंगे और बराबरी भी होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं फिर ये कहूंगा, ये संविधान पे हमला है और इस हमले का जवाब हम लोग बड़े शानदार तरीके से समय आने पर देंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये काम मेरा अगर सगा भाई भी करता तो मैं उसका भी विरोध करता, ये मेरा कोई रिश्तेदार भी करता तो मैं उसका विरोध करता। संविधान के खिलाफ कोई कुछ भी करेगा, इस देश को तोड़ने काम करेगा, बांटने काम करेगा, तो फिर आप समझिए कि उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाएगा। एक शंकराचार्य ने तो उसी समय कह दिया था कि जात पात तोड़ देंगे तो हिंदू धर्म नहीं रह पाएगा, वो तो जाति चल रहा है। सच्चाई यही है, वर्ण व्यवस्था चल रहा है। उनको डिबेट करनी चाहिए उनके साथ, जो नारा लगाए थे कि भाई भाई, और वो फिर उन्होंने तत्काल रिएक्शन करे, कहा कि वो मूर्ख है। कहा
कहा कि मूर्ख, उसको पता ही नहीं है कि जिस दिन जात पात खत्म हो जाएगी तो ये वर्ण व्यवस्था ही टूट जाएगी। आप ये समझिए, और मैं भी ये समझता हूं कि ये इस खेल के पीछे किसको फायदा और किसको नुकसान है। इस देश में बहुसंख्यक लोग तो पिस रहे हैं। जैसे एक ये उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ने दिया पीडीए, तो उसमें जो डी है, जैसे चाकी के दो पार्ट होते हैं, डी उसके बीच में, तो डी वहां क्या होगा आप समझिए, डी वहां पीसा जाएगा। डी वहां सुरक्षा के लिए नहीं है, डी तो वहां औजार की तरह यूज होगा और फिर डी वहां उसमें पिस जाएगा। तो मैं तो चाहे आप जिनकी बात कर रहे हो मध्य प्रदेश वालों की, या जिनकी बात नहीं भी हो रही है, मैं उन सब जो है पाखंडियों को जानता हूं, जो पाखंड के आधार पे अपना साम्राज्य बना के और यहाँ बिजनेसमैन बनने काम कर रहे हैं। समय बदलेगा, जनता जागरूक होगी तो ऐसे सब लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। मन में अभी एक सवाल आ गया जब आपने ये बात की है कि एहसान जताया जा रहा था सदन में पीडीए के नेता द्वारा किरण रिजिजू पर कि हम एहसान कर रहे हैं कि हम हमारे पुराणों को नहीं मानते हो। बौद्ध धर्म के लोगों से कह रहे थे, तो हमारे पुराणों को नहीं मानते हो, वेदों को नहीं मानते हो, हम हिंदू लोग एहसान करते हैं कि तुम बौद्ध होते हुए भी तो अपना भाई मानते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। एक संदेश उन्होंने देने का अपने वोटर्स को किया है, लेकिन मैं आज उनको स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी की पिच पे जो जाके खेलने का काम करेगा वो उतनी ताकत से पिट के आएगा जितनी ताकत से जो है वो जाएगा। पिछली बार जो बदलाव हुआ उसके पीछे एकमात्र जो रीजन था वो था संविधान और आरक्षण रूपी जो शक्ति हमें मिली है उस पर हमला। बीजेपी की पिच पे जाके कोई धर्म की राजनीति करेगा, पिटेगा भी और पिटाई भी देगा, दोनों काम करेगा। अच्छा, जब बौद्ध की बात हुई है तो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन बड़ा जोरों पर है। 12 तारीख को एक बड़ा वो आंदोलन और प्रदर्शन करना चाह रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। उस पर क्या है आपकी पार्टी का? पार्टी अपना काम कर रही है, पार्टी जल्द एक यात्रा पे निकाल रही है, लेकिन 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं वहां मौजूद रहूं। बौद्ध गया जाएंगे? हाँ, मैं मौजूद रहूंगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है और ये आंदोलन सिर्फ जो है एक जगह का नहीं है, ये विरासत को और अपनी धरोहरों को संजो के रखने का। क्योंकि अन्य धर्मों पे और धार्मिक स्थल हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिस्टों पे तो ये एक पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध के रूप में जो है वो प्रदर्शित हुए। तो वो उस जगह की हिस्टोरिकल जो वो है, चाहे वो चाइना से आप वो कर लो, चाहे जापान से कर लो, चाहे कोरिया से कर लो, चाहे श्रीलंका से कर लो, सब लोग जानते हैं कि वो जगह वहां है। अब उस जगह को जो है बुद्धिस्ट लोग अपने फेवर में चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को उनकी मांग को सुनना चाहिए। और मैंने तो किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री, मैंने उनसे भी ये कहा था, मेरा ये मानना है कि कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये जो पीड़ा है बुद्धिस्टों के मन में और वो जो एक्ट है बीटी एक्ट, वो अब उसको नष्ट करके ये धरोहर जो है वो बुद्धिस्ट समाज के कब्जे में देनी चाहिए। एक और बिल है जो इस समय चर्चा में है। वो संस्कृति का जब उनमें आपसी जो है उनमें टकराव होता है एक जगह से काम करने पे, उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। जिस बिल की बात आप अभी करने वाले, मैं आपको उसी बिल के आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। मैंने पार्लियामेंट में कहा था ये बात कि वक्त में जब आप अन्य धर्म के लोगों को रख रहे हो तो इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा नीरज भाई, कि उसी तरह का कंट्राडिक्शन खड़ा होगा जिस तरह कंट्राडिक्शन आज 75 या 100 साल बाद जो है बुद्धिस्ट समाज के लोग जो कर रहे हैं वो कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है और वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। यही जो है वक्फ के जरिए मुसलमानों को भी बहुत जल्द महसूस होगा, वो इसी का विरोध कर रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, क्या वो राम मंदिर में मुसलमानों को ट्रस्टी बना सकती है? क्या वो तिरुपति में या जगन्नाथ जितने भी मंदिर, क्या वो किसी मुसलमान को ट्रस्टी बना सकती है? आप मुसलमान को छोड़ो, क्या बात करते हो भाई, आप पिछड़ों को नहीं बना पाए। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है, जो आप ही का एक आदमी आपने रख लिया, वरना किस शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को आपने वो किया वहां? आपने पिछड़े वर्ग के कितने लोग लिए वहां? तो सच तो ये है कि आप मलाई, जब जहां से मलाई मिले वहां आप रहेंगे, और जहां आज बिना कटियारों में भारती का पता भी नहीं। हाँ, अब आप आपके सामने हैं जिन लोगों ने झंडा उठा के सब काम किया। हालांकि मैं उनसे वैचारिक रूप से सहमत नहीं हूं,
लेकिन आप ये समझिए, मैं तो ताज्जुब में जाता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान जो है, हम जिस इष्ट को मानते हैं वो कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली, फिर उसकी रक्षा का टेंडर भी लेके घूमते हैं कि भाई उनकी रक्षा हम करेंगे, उनकी तार्किक रक्षा बात हम कह करेंगे। दी है। आप देखिए ना क्या गजब की बात है। मैं कह रहा हूँ कि जितनी शक्ति मेरे पास है मैं उतनी शक्ति के से काम कर सकता हूँ। तो जब आप ये कहते हैं, आपका ये मानना है कि भाई कि हमारे भगवान ने बनाया है, तो भाई आपका भगवान इतना कमजोर कैसे होगा कि वो आप जिसको आप जैसे जिसने करोड़ों लोग बनाए, वो आप उनमें से कौन है कि उनकी रक्षा करें? बिचौलिए लड़ने क्यों वहां जाते हैं? हाँ ठीक है, खेल है, और ये अभी खेल अभी अच्छा, चलेगा। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, वक्फ बिल का विरोध में आप खड़े हैं, पार्लियामेंट में भी खड़े थे, ये राजनीतिक तौर पर विरोध में खड़े हैं या कोई वजह है कि जिस वजह से आप मानते हैं कि सरकार ने गलत किया? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैंने वो बिल पढ़ा है और बिल में जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, मैं आज देश की सारी सेकुलर पार्टियों को और विपक्ष के दलों को कहना चाहता हूँ, उनको ये लगता होगा कि वो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों को ये लगे कि भाई हमारी आवाज उठाए। मैं उनको चैलेंज करके कहता हूँ कि जिस दिन ये कानून अब जब बन गया है और ये धरातल पे जिस तरह इंप्लीमेंट होगा और इससे जो विवाद खड़े होंगे, जिस तरह का माहौल बनेगा, इन दलों की जमानतें भी नहीं बचेंगी। आप मेरी बात को याद रखना, जो आज सेकुलर जिनको लगता है कि हम सिर्फ इस बात के साथ खड़े, ये बिल संविधान पे हमला है, और संविधान पे जब कोई भी हमला होगा तो हम संविधान को के प्रोटेक्शन में खड़े होंगे। यही बिल अगर सिखों के खिलाफ आया होता, ईसाइयों के खिलाफ होता, तो भी मैं उतनी ताकत से खड़ा होता जितना हमने मुस्लिम भाइयों के लिए खड़ा हूं। और मैं आपको आज कह रहा हूं, जिस दिन हम पर ताकत होगी हम इसको रिवर्स करेंगे, बस करेंगे। मैं आपको, हम कोर्ट भी गए हैं जी, हमने जो है रिट भी दाखिल की, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम इसको रिवर्ट भी करेंगे। ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हम इसको ताकत बनने पे, सत्ता बनने पे हम इसको रिवर्स करेंगे। इस वक्त को पुराने वाले शेड्यूल में लेके जाएंगे। अगर कहीं कोई चीज है तो उसको चर्चा करके उसको ठीक करेंगे, लेकिन जो जिस एजेंडे के थ्रू ये लागा, क्योंकि बीजेपी के, आप देखो बीजेपी सरकार को आप समझिए, बीजेपी सरकार के नेता मुसलमानों को गाली देते घूमते हैं, उनके खिलाफ यात्रा, गिरिराज सिंह उनके खिलाफ यात्रा निकाल रहे थे वहां बिहार में, और उनके तमाम जो हैं वो कहते हैं गोली मारो सालों को, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, मॉब लिंचिंग का होती है। ये कह रहे हैं उनको हम रक्षा करेंगे, उन्हीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग इन्हीं के कार्यकर्ता करते हैं। जय श्री राम का नारा लगवा के तो कोई बोलता नहीं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये हितैषी कैसे हो सकता है उनके? असल जो है उसके पीछे उनका अपना एक एजेंडा, उस एजेंडे को लागू करने के लिए और दो बड़े उद्योगपति घरानों के घर भी बचाने, ये सब चीजों को ध्यान में रख के किया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नोटबंदी जनता को फायदा हुआ, नहीं हुआ। उन्होंने कहा जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा काला धन आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बिल, जैसे उन्होंने किसानों के लिए कानून बनाए और अंत में किसान ही लड़े, लेकिन एक बात उनको पता है कि एक समुदाय विशेष को टाइट करो तो आरक्षण छीन लो, कुछ भी छीन लो, लेकिन मस्त रहता है आदमी। नहीं सर, मैं और बताता हूं आपको। मुसलमानों के लठ मारो, मुसलमानों का काउंटर करो, मुसलमानों के को सताओ, उनके घर बुलडोजर चलाओ, तो यहाँ ऐसे लोग तैयार हो गए, एक बड़ी आबादी, कुछ भी ले लो, जो झंडा लेके कल प्रयागराज में चढ़ रहे थे दरगाह पे, कि वो 200 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, 200 का छोड़े साहब, 500 का खरीद लेंगे, बिल्कुल, बस इन्हें लेकिन मुसलमान पिटता रहना चाहिए बस। अपने घर में आग लग जाए, अपने को रोटी ना मिले ना, जो है सब कुछ लुट जाए, लेकिन मुसलमान पिटता रहना चाहिए। ये सोच जो लंबे पिछले कुछ समय पैदा हुई, ये सोच बड़ी खतरनाक है। और इससे हो क्या रहा है भाई, इस झगड़े से एक जो कमजोर वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड का, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके जो बुनियादी विषय हैं वो सब पीछे चले जाते हैं जब ये लहर चलती है। अब जब वो कल की प्रयागराज की घटना सोचिए, अब जब वो वहां चढ़ रहा था तो किसी और की धार्मिक भावना जो है, जो दरगाह में के लोग थे, उनकी भावना आहत हो जाती और वो पत्थर मार देते या हटा देते या रोक देते या डंडा उठा लेते, तो विवाद हो जाता। इस विवाद में किसी को चोट लग जाती, तो आप ये समझो कि होता क्या, फिर कर्फ्यू लगता, बुलडोजर जाता, गोली चलती, और दोनों तरफ से गरीबी मरता, दोनों तरफ से गरीब मरता। ये घटना कितनी बड़ी हो जाती। तो आप समझिए कि ये तो ठीक है कि लोग समझ रहे हैं कि ये पूरा जो है इनके पीछे सरकार प्रायोजित था पूरा। अच्छा, मुझे एक बात और नहीं समझ में आती, मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला भी है कि मंदिर को लेकर के इतने झगड़ा क्यों करते हैं, जब दरगाहों पर, मस्जिदों पर जाके झंडा फहराना है तो मंदिर बनाते काहे के लिए, जब वहीं पर ड्रामा करना, वहीं डीजे बजना है। अब ये तो यही बता सकते हैं क्या समझाते हैं, क्या समझाते। और फिर ये भी कहते हैं कि भगवान कण कण में है, सब जगह है। तो भाई अपने अंदर वाले को पूज लो, अपने घर में पूज लो, ठीक है। मैं तो सड़क पे किसी भी धर्म के कार्यक्रम के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
मैं इससे सहमति नहीं हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भाई ऐसा देखा है, जाम लगता है, कोई अस्पताल जा रहा है, किसी को जल्दबाजी, किसी को स्कूल जाना है, सब परेशान होते हैं। मैं तो राजनीतिक कार्यक्रम को भी सड़क पे जो है, बिल्कुल सही बात, इन पे भी बैन लगे, मैं इस पे भी सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो निर्धारित जगह वहीं होने चाहिए, लेकिन सबके लिए हो, मैं सबके लिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सिलेक्टिव चीज तो मैं जिस धर्म में आस्था रखता हूँ, मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ नेशन फर्स्ट है, बिल्कुल लोग, जिंदा लोग फर्स्ट है सर। अभी हमसे किसी ने पूछा तो हमने कहा सर हम जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ लें। बिल्कुल कहा साहब राणा सांगा जी के विवाद पे आपका क्या कहना? हमने कहा भाई हम जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ लें। बिल्कुल ठीक है, औरंगजेब पे भी हमारा यही कहना है कि हम जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ लें, उनको रोटी से परेशान है, जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिन पे कपड़े नहीं है, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो रहा है। कल एक बच्चे ने हमें मैसेज किया, हमारा छोटा भाई है, उसने हमें बताया कि साहब कोरोना काल में उसके पिताजी की डेथ हुई थी। उसने हमसे लिखा कि भैया आप जब ताकत में आओ तो ऐसी व्यवस्था करना, गरीबों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा इलाज मिले। और भावुकता हुई हमारे अंदर, क्योंकि जिसने अपना पिता खोया, हमने खुद खोया, तो हमें तो एहसास है। और आप लड़े हो, आप तो खुद समझते हो। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ें इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि मंदिर मस्जिद आ जाती है। किसी एक वर्ग पर डंडा बज रहा होता है तो लोग खुश होते हैं, बाकी काम तो हमारा देश का महान मीडिया कर देता है। अमेरिका में देखिए शेयर मार्केट डावाडोल हुआ और वहां लोग सड़कों पे आ गए, मीडिया कवर भी करने लगा, और यहाँ आ जाता तो कबर खुद, यहाँ तो 19 लाख करोड़ रुपए, कबर खुदने लग जाती। ठीक है, तो आप समझिए ना, फिर में समझिए कि जब जो आईना होता है वो धोखा करने लग जाए, वो झूठ बोलने लग जाए। आईने से मेरा मतलब यहाँ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया से, जब वो आईना झूठ परोसने लग जाए तो फिर लोगों को वही मिलेगा, और फिर वो मिलेगा तो फिर लोगों को उसका कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वही हो रहा है। आपने चंद्रशेखर आजाद जी को सुना। मौजूदा दौर में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं में कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें? उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिर चंद्रशेखर आजाद उनके बीच में कब आएंगे। उसका उत्तर भी उन्होंने दे दिया। अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ कि तर्ज पर मंडलवाई जा रहे हैं, फिर कहना है कि हम गांव-गांव शहर-शहर भी लोगों के बीच में पहुंचेंगे। फिलहाल यूएस जा रहे हैं अंबेडकरवादी मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी विचारधारा और आपका जो समाज के प्रति जो रवैया है वो इसी तरीके से बना रहे। ये समझिए कि जो लोग अमेरिका गए हैं वो इतने मजबूत तो नहीं थे आर्थिक रूप से, तो एजुकेशन के लिए गए और एजुकेशन के बाद वहीं सेटल हो गए। बिल्कुल। या फिर एजुकेशन लेके यहां से गए जॉब करने के लिए। तो मेरी इस बात को इस तरह समझिए, मैं सोचता हूं आने वाले कल में जब ये निजीकरण बढ़ जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, आरक्षण नाम का हथियार चला जाएगा, तो पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, राजभर को, कुशवाहा को, मौर्य को, शाक्य को, जाट को, गुजर को, कुर्मी को, यादव को, चमार को, वाल्मीकि को, पासी को, धोबी को, कोरी को, खटीक को, इनके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी यार भाई? इनका बच्चा कुर्सी पे कैसे बढ़ेगा? तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगी? वो मिडिल क्लास कब बनेगा? वो जो है उसमें संपन्न लोगों में कब जाएगा? तो वो तो खत्म हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर मतलब गुलामी, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि भाई ये लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? विश्वकर्मा का क्या होगा? कोई पूछने वाला है? तो कब्र की खुदाई में सैन का क्या होगा? ठीक है, मैं फिर सोचता हूं कि भाई लोगों को अपने बच्चों की और अपनी चिंता क्यों नहीं? तो फिर मैं समझता हूं जब टीवी में जो परोसा जाता है और मीडिया जो परोसती है और वो उसमें खुश है। बाकी तो इंटरनेट सस्ता है हमारे यहाँ। फिर भी हमें आपकी कुछ जिम्मेदारी अपनी निभानी। हाँ, हमें अपना काम करना है, जो होगा देखा जाएगा। हमें पीछे नहीं हटना है। अगर महापुरुष हट जाते तो हम नहीं होते, और अगर हम डटे रहे तो आने वाला जो ये दौर है ये भी गुजरेगा, और अच्छा बदलाव के अच्छे जो है हमारे लोगों के लिए अच्छे दिन में आएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।